नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का गजब एकेडमी पर। हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 यूपी टेट 2026, ये हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आप लोगों के बीच में आ चुकी है। 30 क्वेश्चन होंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम आप। क्वेश्चन नंबर पहला, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है क्या है? दांत की काटी रोटी, या आस्तीन का सांप, या अकल की धूम, या आबनूस का कुंदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आस्तीन का सांप। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरे का अर्थ है आस्तीन का सांप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, जो इंद्रियों को जीत ले उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जितेंद्रिय। जो इंद्रियों को जीत लेता है उसको जितेंद्रिय कहते हैं। और दूरदर्शी किसको कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं दूर की सोच रखने वाला। दूर की सोच रखने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। दत्तचित्त किसको कहते हैं? किसी काम में पूरी तरह से लीन। किसी काम में पूरी तरह से जो लीन होता है उसे दत्त चित्र कहते हैं। कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि जिसकी बुद्धि बहुत तेज, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। तो आप समझ गए होंगे कि इंद्रियों को जीतने वाला जो होता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और दूरदर्शी किसे कहते हैं? दूर की सोच रखने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। दत्तचित्त किसे कहते हैं? किसी काम में पूरी तरह से जो लीन हो जाता है उसको दत्तचित्त कहते हैं। कुशाग्र बुद्धि जो होती है, कुशाग्र बुद्धि वाले किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि बहुत ही तेज होती है उसे क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं उसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पवन का संधि विच्छेद करिए। तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। पो प्लस अन पवन हो जाएगा। और ये अयादि संधि है। अयादि संधि का उदाहरण है पवन, भवन, ये सब। तो पो प्लस अन जो हो जाएगा अयादि संधि के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनः प्लस जन्म। पुनः प्लस जन्म। भैया कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। इसमें विसर्ग संधि होगी, पुनः प्लस जन्म। क्वेश्चन नंबर 5, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि यानी इति प्लस आदि। इत्यादि छोटी ई प्लस बड़ा आ। इत्यादि संधि में कौन सी, इत्यादि जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है? यण संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ने का अर्थ है नाक में चोट लगना, नहीं इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो नाक रगड़ने का सही अर्थ हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? अन्मूलन का विलोम शब्द, तो अन्मूलन का यहाँ पर उन्मूलन होगा। उन्मूलन, तो उन्मूलन का विलोम जो होगा वो रोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण हो जाएगा। जैसे उत्थान, इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम पतन हो जाएगा।
उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। और इसके बाद अवनति का क्या हो जाएगा? अवनति का विलोम हो जाएगा उन्नति। समझ में आ गया होगा। उन्मूलन का विलोम जो है वो क्या होता है? रोपण। उत्थान, सॉरी उत्थान, यहाँ पर उत्थान होगा, मिस्टेक है। उत्थान का विलोम पतन होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष, अवनति का उन्नति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो संज्ञा दी है, उन्होंने कहा है बीज वपन। क्या कहा है? बीज वपन कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन कहा है। अब जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। और जैसे आपके विश्वनाथ मिश्र हो गए, इन्होंने वीर काल कहा है। क्या कहा है? वीर काल कहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। किसकी पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्ति है महाकवि घनानंद की। घनानंद की ये वाली पंक्ति है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फटाफट रिवीजन करते रहिए, पेपर बहुत करीब आ गया है। अगर आप लगातार रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो आप ये समझिए 30 में 30 नंबर आपके हिंदी में आने वाले हैं। कालिंदी का पर्यायवाची, तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कालिंदी का पर्यायवाची हो जाएगा यमुना, यमुना हो जाएगा। और जैसे सरस्वती है, इसकी पर्यायवाची क्या हो जाएंगी? शारदा, शारदा हो जाएगी, भारती हो जाएगी, ये सब हो जाएंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? जैसे रमा हो गई, श्री हो गई, और क्या हो गई? कमला हो गई, कमला। ये सब लक्ष्मी की पर्यायवाची हैं। गंगा की पर्यायवाची पता ही होगा क्या है? मंदाकिनी, मंदाकिनी ये गंगा की पर्यायवाची है। और देव नदी भी इसकी पर्यायवाची है। तो आप समझ गए, कालिंदी का पर्यायवाची यमुना, सरस्वती की शारदा, भारती, लक्ष्मी की रमा, श्री, कमला, गंगा की मंदाकिनी और देव नदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो पहली आत्मकथा के लेखक जो हैं उनका नाम है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास, इनकी जो है एक आत्मकथा है जिसका नाम है मेरी आत्म कहानी। क्या नाम है? मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी, ये बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिर पर सेहरा बांध लेना या सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। तो सही जवाब हो जाएगा भैया सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। जैसे ही सिर मुड़ा वैसे ही ओले पटापट सर पर पड़ने लगे। तो कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। क्वेश्चन नंबर 13, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, इनकी एक रचना है चुका भी हूँ नहीं मैं। इनकी एक रचना है चुका भी हूँ नहीं मैं, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो आप देखकर समझ गए होंगे ये किसकी रचनाकार की कवि है? ये है कबीर दास जी की। कबीर दास जी की ये रचना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है, इसका संपादन किसने किया था? जुगल किशोर ने। जुगल किशोर ने इसका संपादन किया था 1826 में। जुगल किशोर जी ने 1826 में उदंत मार्तंड की स्थापना की थी। और कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में। आप समझ गए होंगे, हमारा सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि ये है रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि जो निबंध संग्रह है ये रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 17, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1893 में। 1893 में बाबू श्याम सुंदर दास थे। बाबू श्याम सुंदर दास, इनके साथ में थे राम नारायण मिश्र, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में बाबू श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के द्वारा की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर ये रचना है लल्लू लाल जी की। लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। रूढ़, एक तो है आपका रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो ये किसके आधार पर होता है? ये भैया संज्ञा के आधार पर होता है। हिंदी के जो शब्द होते हैं उसमें उनका लिंग निर्धारण जो है वो संज्ञा के आधार पर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद हैं? तो आपको 8 भेद, कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान और संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता के 8 कारक होते हैं। कर्ता के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, 18 से 20 मिनट की क्लास होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप अगर 1-2 बार इसको देख लेंगे तो अच्छे से पेपर को हल कर पाएंगे। जैसे घा का उच्चारण स्थान कौन सा है?
घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ के अंतर्गत कौन से व्यंजन आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ के अंतर्गत आते हैं। जैसे तालु है तो तालु के अंतर्गत क्या आते हैं? चा, छा, जा, झा, इया, ये तालु के अंतर्गत आते हैं। और जैसे दंत है तो दंत के अंतर्गत क्या आ जाएगा? दंत के अंतर्गत आ जाएगा ता, था, दा, धा, ना, ये दंत के अंतर्गत आ जाएंगे। और जैसे मूर्धा है तो मूर्धन ये आ जाएगा टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये मूर्धन के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये जो लास्ट में लिखे हैं डा, ना, ये सब नासिकी व्यंजन होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। छा किसके योग से बना है? छा जो है किसके योग से बना है? तो ये कैसा संयुक्त व्यंजन है? पहली बात तो संयुक्त व्यंजन है। तो छा जो है किस किस से मिलकर बना है? आधा का और सा, आधा का और सा से मिलकर बना है क्या? छा। और जैसे आपका त्रा है, चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। त्रा जो है आधी ता और रा से मिलकर बना है। जैसे ज्ञा, ये ज्ञा जो है आधा जा प्लस यहाँ से मिलकर बना है। और जैसे ऋषि, ये किसके मिलकर बना है? आधा सा प्लस रा से मिलकर बना है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या होता है? अस्पर्शता या अस्पर्शता या अस्पर्शता। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पर्शता। अस्पर्शता ये सही जवाब हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 25, कवि का स्त्रीलिंग। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री, ये होगा कवित्री। बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। ये शुद्ध वर्तनी में भी आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, तरड़ी का पर्यायवाची है। तरड़ी का पर्यायवाची क्या है? तो तरड़ी का पर्यायवाची सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, तरड़ी का पर्यायवाची। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, मीन का पर्यायवाची क्या होगा? तो मीन का पर्यायवाची मत्स्य होता है। क्या होता है? मत्स्य, मीन, मछली। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? दिए गए जो शब्द हैं उसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा? तो भिन्न अर्थ वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका भार्या, क्योंकि भार्या का अर्थ होता है पत्नी। आत्मजा, ये पुत्री। नंदिनी, ये भी पुत्री, इसका अर्थ होता है कन्या, इसका अर्थ भी पुत्री होता है। भार्या का अर्थ पत्नी होता है, इसी वजह से इन तीनों से ये भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 29, अनुपम का पर्यायवाची। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अद्वितीय। अद्वितीय, इसके जैसा कोई नहीं। तो अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होने का मतलब होता है सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुनी हुई बातों पर यकीन कर लेना, उनको मान लेना, उन पर अमल करना, तो उसे ही कहा जाता है कि कान का कच्चा होना। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और गजब एकेडमी पर CDP
मैथ और हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासें जो है यूपी टेट के लिए विधिवत रूप से चलाई जा रही हैं। आप वहां पर जा करके आप इन सब्जेक्टों को अच्छे से सावधानी पूर्वक पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बहुत बताइएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।